नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक इल्लीगल तरीके से रिकवरी कर सकती है क्या। जब भी आपका अकाउंट एनपीए होता है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, और आपने 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी और 3 ईएमआई का पैसा आपने नहीं दिया, 3 हफ्ते का पैसा नहीं दिया और लगातार नहीं दिया, तो आपका अकाउंट हो जाता है एनपीए। एनपीए का मतलब ये होता है कि आप उस लोन में पैसा देना बंद कर दिए हैं, आप उस लोन अकाउंट में पैसा भरना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से बैंक को इकोनॉमिक लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। अब जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो फिर बैंक की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बैंक गलत तरीके से, उलूल जुलूल तरीके से आपसे रिकवरी करने लगती है। वो आपको लीगल नोटिस भेजती है, वो आपको डिमांड नोटिस भेजती है, वो आपको व्हाट्सएप पे नोटिस भेजती है, वो आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजते हैं, लेकिन गलत तरीके से वो सारा का सारा रिकवरी प्रोसेस करते हैं। अब इसमें जेन्युइन क्या है, गलत तरीका क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें किसी थाने से फ़ोन आया और वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपको इस थाने पे आना है, या फिर इस वकील का नंबर देते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि लोन के मामले में डायरेक्ट पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है जब तक कि कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट इशू न हो। लोन के मामले में आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन में। अगर मामला धोखाधड़ी का है तो धोखाधड़ी को साबित करने के लिए पहले कोर्ट में केस फाइल करना होगा, फिर वहाँ से फिर आपके थाने पे आएगा। लेकिन डायरेक्ट लोन लेने के मामले में जहाँ पे दस्तावेज हैं, जहाँ पर सही तरीके से लोन लिया गया है, अप्लाई किया गया है, सही तरीके से बैंक में नॉन इनकम्बरमेंट सर्टिफिकेट बने हैं, या फिर बैंक में उस लोन डिफ़ॉल्टर के पूरे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, क्योंकि लोन देने के समय बैंक आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर उन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके एक भी डॉक्यूमेंट मिस होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो आपको लोन नहीं मिलता है। तो आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट जब आपने दिया है और सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हैं और इसमें किसी भी प्रकार से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं दिया है, तो फिर आपके ऊपर 420 का मामला बनता नहीं है। दूसरा ये है कि आपने अपने लोन में से कुछ भाग पे कर दिया है, यानी 5 लाख का लोन है और आपने उसमें 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 कुछ भी आपने पैसा पेमेंट किया है, तो भी ये 420 का मामला नहीं बनता है, नहीं 406 का मामला बनता है। 420 और 406 को लागू करने के लिए, साबित करने के लिए ये होना चाहिए कि आपने गलत तथ्यों के आधार पे, यानी दूसरे व्यक्ति के आधार पे दूसरे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट लगाकर आपने लोन लिया और आपने 1 रुपया भी, यानी 1 पैसा भी बैंक को रीपेमेंट नहीं किया, तब तो ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ करके, साजिश रच करके आपने गलत तरीके से लोन लिया और लोन का पैसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ आप तो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आपने लोन लिया है, बकायदा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपका लोन सैंक्शन भी हुआ है और आपने रीपेमेंट भी किया है, तो यहाँ पे 406 और 420 का मामला नहीं बनता है। तो किसी भी एडवोकेट की या फिर किसी भी पुलिस वाले की फ़ोन आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका गलत तरीका है रिकवरी करने का, क्योंकि बैंक अपने ही लोगों के माध्यम से, यानी रिकवरी एजेंटों के माध्यम से वो आपको फ़ोन कराते हैं। वही रिकवरी एजेंट आपको पुलिस बन के फ़ोन करता है, वही रिकवरी एजेंट आपको कहीं का भी एडवोकेट साबित करता है कि हम यहाँ के एडवोकेट बोल रहे हैं, आपके खिलाफ 420 का मुकदमा हो रहा है, आपके खिलाफ 406 का मुकदमा हो रहा है, आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, आप जल्द से जल्द पैसा जमा करिए, नहीं तो बैंक अपना लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहीं पे डर जाते हैं। देखिए, लीगल नोटिस जब भी आएगी, चाहे किसी एडवोकेट की आएगी, चाहे कोर्ट से आएगी, तो आपके वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आएगी। आजकल व्हाट्सएप पे भी चलन है, तो व्हाट्सएप पे जब भी आपको कोई लीगल नोटिस आती है तो उस लीगल नोटिस का प्रिंट आउट निकाल करके आप किसी एडवोकेट को दिखाइए और उनसे वेरीफाई कराइए। अगर वो बताते हैं कि नहीं ये गलत है, तो फिर गलत वो होगा ही होगा। देखिए, कोई भी एडवोकेट आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लीगल नोटिस अगर भेजता है तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। देखिए, व्हाट्सएप पे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी आजकल एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है। जैसे कॉल आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है, जैसे ईमेल आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसी तरीके से व्हाट्सएप को भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम माना गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कन्वर्सेशन बोला जाता है, करस्पॉन्डेंस बोला जाता है।
लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी आपको नोटिस आती है तो उस नोटिस को वेरीफाई कराना जरूरी होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आने वाले हर नोटिस फेक है, लेकिन जब आप उस नोटिस को वेरीफाई कराते हैं किसी भी एडवोकेट से, किसी भी लर्न एडवोकेट से, यानी कि कोई कॉम्पिटेंट, कोई अच्छा एडवोकेट जो हो, जिसके पास नॉलेज हो, और वो उसको वेरीफाई करे और उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सही हैं, और उस पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दें, किसी भी एडवोकेट की नोटिस को अगर आपको वेरीफाई कराना है तो सबसे पहले उस पर जो स्टाम्प होगा, जो मुहर होगा, उसमें क्या होगा कि उस एडवोकेट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सीयूपी नंबर होगा और उस कोर्ट का नाम होगा जहां वो प्रैक्टिस करता है। अगर ये 3 से 4 चीज़ें हैं और उस पर सही डेट लिखा हुआ है, सही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, लोन आईडी सही है, तो वो नोटिस सही होता है। अदरवाइज अगर वह केवल एडवोकेट का नाम लिखा हो और वहाँ पर कोई भी कोर्ट का नाम नहीं लिखा हो, कभी कभी कोर्ट का नाम लिखा होता है लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और सीओपी नंबर, ये 2 चीज़ें होती हैं जो किसी भी एडवोकेट की होती हैं। जैसे मान के चलिए वो किस कोर्ट का सदस्य है और उस कोर्ट में सीओपी नंबर है कि नहीं। सीओपी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस का एक लाइसेंस होता है जो हर एडवोकेट के पास होता है। देखिए हम आपको अपना सीओपी नंबर दिखाते हैं कि जैसे मान के चलिए हम एडवोकेट है और यहाँ पर देखिए पूरा बाकायदे में लिखा हुआ है, ये हमारा लाइसेंस नंबर है और यहाँ पे लिखा हुआ है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार का अगर, और यहाँ पर लिखा हुआ है सीओपी नंबर, आप देख सकते हैं ऊपर में 6 डिजिट का है, इस पे 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का सीओपी नंबर ऊपर लिखा हुआ। अगर इस लाइसेंस का सीओपी नंबर आपके पास में है, यानी सीओपी नंबर है, तो ही जा करके वो जो नोटिस होती है वो जेन्युइन होती है। अब मान के चलिए उन्होंने मुहर मार के दे दिया, अब उसमें न आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही सीओपी नंबर है, केवल नाम लिखा है और केवल उस कोर्ट का नाम लिखा है। तो नाम कोई भी बनवा सकता है, कोर्ट का नाम कोई भी लिख सकता है। तो ऐसे नोटिस को फर्जी माना जाएगा जिस पर कि अधिवक्ता का पूरा एड्रेस नहीं है। तो मान के चलिए कि व्हाट्सएप पे नोटिस आती है तो वो फेक नहीं है, लेकिन उस नोटिस को अगर आप जांच कराते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, तो वो एडवोकेट बता देगा कि ये नोटिस सही है या फेक है। तो इस प्रकार से बैंक आपसे इल्लीगल रिकवरी करता है, अनलॉफुल तरीके से करता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपके पास जेन्युइन नोटिस न आए। व्हाट्सएप पे नोटिस आ सकती है, मैंने एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दें कि व्हाट्सएप पे नोटिस आ सकती है, ये भी मीडियम है। जो लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे नोटिस नहीं आती है और नहीं आ सकती है, उनके पास जानकारी नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पे नोटिस आती है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन कराना चाहिए। इसके अलावा आपको मेल आ सकता है, इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी में पोस्ट से आ सकता है, रजिस्टर्ड डाक से आ सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, इस बात को मानिए। तो इस तरीके से अगर रिकवरी बैंक वाले करते हैं और इस तरीके से आपके खिलाफ कोई भी रिकवरी की वो तरीका अपनाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप उस नोटिस का, उस प्रक्रिया का अच्छी तरीके से जांच पड़ताल न करें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।